हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। देखिए, किसी किसी का डाउट होता है, कमेंट किए रहते हैं कि हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आती केमिस्ट्री, कहाँ से शुरू करें कहाँ से नहीं। तो पहली बात, केमिस्ट्री बहुत इजी है, आपको समझ में ज़रूर आएगा। बस आपको ज़रूरत है मन लगा के पढ़ने की, समझने की उसको, ठीक है। और अगर आप किसी भी क्लास में हैं, 9, 10, 11, 12, किसी में भी हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, तो आप कोशिश करिए कि उस चीज़ को प्रॉपर अच्छे से पढ़ें। अगर आप 12th में हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत बेसिक में जाइए, 9th नहीं बोलूँगी। हाँ, लेकिन जो चीज़ें बहुत बेसिक हैं उनको हमें समझना पड़ेगा कि होता क्या है। एलिमेंट्स के नाम नहीं याद है, वो आपको आने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आ रहा है, वो आपको आना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, तो कैसे सीखें? आप बिल्कुल सीख सकते हैं। आप वीडियो देखिएगा, मेरा लेक्चर देखिए, अटेंड करिए, इसको नोट्स बनाइए और प्रॉपर तरीके से बस पढ़ते चलिए। बस मेरा नोट्स बनाइए और उसको प्रॉपर पढ़ते चलिए। प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करवाए जाएंगे। इन्हीं सब चीज़ों से आप काफ़ी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, आप एग्जाम में बहुत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन आप हिम्मत मत हारिए कि आपको नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे जब हम कोई मूवी देखते हैं तो हम कितना मन लगा के देखते हैं ना, हमें काफ़ी लंबे टाइम तक वो चीज़ें याद रहती हैं। क्यों याद रहती है? क्योंकि हम इमेजिन करते रहते हैं, उसमें एकदम खो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि ऐसा ऐसा होता रहता है। तो हमें केमिस्ट्री क्यों नहीं आती? सवाल ये उठता है कि फिर पढ़ाई में क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि हम पूरी तरीके से मन लगा के चीज़ों को समझते नहीं है, इमेजिन नहीं करते कि क्या हो रहा होगा, ठीक? थोड़ा सा टफ होता है इमेजिन करना कि इलेक्ट्रॉन है, कहाँ है, कैसे है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है जितना हम लोग उसको मान लेते हैं। तो बहुत आसान तरीके से सारी चीज़ों को आपको समझाया जाएगा बेहतर तरीके से। आप उसको डेली क्लास करिए, पढ़ते रहिए, नोट्स भी बनाते रहिए, सवाल जो भी हैं आपके क्वेश्चंस उनको भी सॉल्व करिए। और ऐसे हिम्मत मत हारिए छोटी छोटी चीज़ों पे कि हमें नहीं आ रहा है, बिल्कुल आसान तरीके से आएगा। अगर आप 11th में हैं, 12th में हैं, 9th में हैं या 10th में किसी भी में है, तो आप उसके लेक्चर देखिए, अटेंड करिए, पढ़िए, आराम से नोट्स को बनाते चलिए, ठीक। और जो भी डाउट हो, जो भी चीज़ें हो, कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं समझ में आता तो हम आपके लिए वो वीडियो फिर से लाएंगे और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा, उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा। और इस विश्वास के साथ पढ़िए कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप एग्जाम में बहुत बेहतर कर ले जाएंगे, ठीक। तो अब हमारा टॉपिक है एफ ब्लॉक के तत्व। हम लोगों ने डी ब्लॉक को कवर कर लिया था, ठीक। डी ब्लॉक को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़ लिए थे, क्वेश्चंस का लेवल देख लिया था, सब कुछ जान लिए थे अच्छे तरीके से। और उसके यौगिक कौन कौन थे, KMnO4, K2Cr2O7, ये सारी चीजें हमने पढ़ लिए थे। अब हम लोग शुरू करेंगे एफ ब्लॉक। अब लोग हम लोग शुरू क्या करेंगे? एफ ब्लॉक। तो हेडिंग क्या बनाएंगे आप? एफ ब्लॉक, ठीक। एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व। अब सवाल ये आता है कि डी ब्लॉक के तत्व होता था तो उसका हम लोग डिफिनीशन लिख रहे थे कि डी ब्लॉक होता क्या है। अब ये एफ ब्लॉक क्या होता है? एफ ब्लॉक भी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आपका डी ब्लॉक है, ठीक है। एफ ब्लॉक भी क्या है? बिल्कुल उसी तरीके से जिस प्रकार डी ब्लॉक होता था। डी ब्लॉक के तत्व हम लोग क्या कहते थे? वे सभी तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ होता था? डी कक्षक के उपकोष में होता था। उसी प्रकार से ए ब्लॉक में भी वही चीजें हैं। ए ब्लॉक में भी वही चीजें बोला जाएगा कि आप क्या बोलेंगे? ए ब्लॉक के वो सभी तत्व, आप बोलेंगे सभी तत्व या फिर वे लगा दीजिए, वे सभी तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ए ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ए ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो आप लिखेंगे वे सभी, वे सभी तत्व जिनका या जिनके जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं, उसे उसे एफ ब्लॉक के एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, एफ ब्लॉक के तत्व हम लोग कहते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रवेश कर जाए? एफ कक्षक में प्रवेश कर जाए, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी आपको।
अब आप लिखोगे, इसमें आप जानते हो कि इनको दो भागों में बांटा गया है, एफ ब्लॉक को दो भागों में बांटा गया है। अगर हम लोग बात करें तो हमारा पीरियोडिक टेबल बेटा कुछ इस प्रकार से ही होता है। ठीक, पीरियोडिक टेबल याद कर लीजिएगा, आप अपने पास रखा करिए पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं, जहाँ पे भी सोते हैं, सामने लगा दीजिए ताकि आपको याद रहे, समझते चले आप। ठीक, अब देखिएगा, यहाँ यहीं से हमारा शुरू होता है, कौन होता है, एफ ब्लॉक होते हैं। ठीक, इसी में हमारा लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, हम लोग जानते हैं कि लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, हालांकि लेंथेनाइड एक्टेनाइड इधर कहीं होता है। ठीक, लेकिन इसके जो तत्व होते हैं इतने भारी होते हैं, इनके सारे गुणधर्म अलग होते हैं, इसलिए हम लोग इनको अलग ब्लॉक से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अलग ब्लॉक से पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि अगर हम लोग वर्टिकल लाइन की बात करें ऐसे ऐसे, ठीक है, तो वहां पे कितनी होती है, 18, मतलब हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 18 समूह होते हैं। कितने होते हैं, 18 समूह होते हैं। आवर्त कितने होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। तो हम लोग इन्हीं आवर्तों की बात करेंगे, तो इनको हम लोग कितने श्रेणियों में बांटे गए, सॉरी, हम लोग इनको कितने श्रेणी, दो पंक्तियों में बांट दिए हैं। कितने पंक्तियों में, दो पंक्तियों में बांटे हैं, जिनका एक का नाम क्या होता है, लेंथेनाइड, दूसरे का क्या नाम होता है, एक्टेनाइड। तो लेंथेनाइड क्यों कहा गया, तो बेटा जो होता है ना, लेंथेनाइड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 57। तो इसके बाद सीजियम आ गया, सीजियम जब आया ना तो वो होता है 58। तो इसके बाद के जो तत्व आए हम लोग उनको क्या नाम दे दिए, लेंथेनाइड। कहाँ से कहाँ तक आया, एलयू तक आया। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक आया, एलयू, ल्यूटेनियम तक आया था। इसका हो गया है परमाणु क्रमांक 71। फिर एक्टेनाइड हम लोग किसको कहते हैं, एक्टेनाइड के बाद जो हमारे तत्व आए, मतलब ये 89 होता है। ठीक है, इसके बाद वाले जो हमारे तत्व आए, आखिरी होता है, आखिरी होता है ल्यूट्रेनियम। तो यहाँ पर हम लोग लारेंसियम होता है, 103 होता है, ये हमारा होता है। तो उसके बाद जो हमारे आते हैं हम लोग उनके तत्वों को क्या कहते हैं, एक्टेनाइड और लेंथेनाइड कहा जाता है। इतनी बातें बहुत बेसिक सा है, आप 11th में इतनी बातें जानते रहते हैं, कोई समस्या नहीं है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसी के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि लेंथेनाइड एक्टेनाइड तत्व होते क्या हैं। तो ये हमारे समझ में आ गया, ए ब्लॉक के जो तत्व होते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए ब्लॉक के तत्व को, एफ ब्लॉक के तत्वों को दो तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक, बांटा गया है। पहला कौन था, अगर हम लोग बात करें तो दो इसको भागों में हम लोग क्या कर दिए हैं, बांट दिए हैं। कौन कौन होता है, एक लेंथेनाइड, एक एक्टेनाइड। ठीक, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, या नाइट्स भी कह सकते हैं। ठीक, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में हम लोग इसको बांट दिए हैं, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 4F श्रेणी। क्या कहते हैं, 4F श्रेणी बोला जाता है। ठीक, इसमें कौन से कौन तत्व होते हैं, La से लेकर कितना होता है, Lu तक। कितना होता है, La से Lu तक, मतलब 57 से लेके 71 तक होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, 5F श्रेणी। क्या कहते हैं, 5F श्रेणी कहा जाता है। इसमें कहाँ से कहाँ तक होता है, एक्टेनाइड से। ठीक है, यहाँ पर AC से लेकर यहाँ तक किसमें, इसमें कौन कौन इसमें होते हैं, Lr तक होते हैं, मतलब 89 से लेके 103 तक होते हैं, 103 तक होते हैं। इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी कि हम लोग इनको ऐसे बांट दे रहते हैं। अब हम लोग इनका पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक, जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी तत्वों के कैसे होते हैं, इसके बारे में। तो इतना ये नोट कर लीजिए, फिर उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, बोला जा रहा है कि यहाँ पे जितने भी तत्व होते हैं, मतलब लेंथेनाइड में जितने भी तत्व होते हैं, कितने होते हैं, पूरा टोटल 14 तत्व होते हैं। ठीक, लेंथेनाइड में भी 14 होते हैं, एक्टेनाइड में भी 14 होते हैं। अगर कभी पूछ लिया जाए कि टोटल एफ ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 28 तत्व होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कितने तत्व होते हैं, 28 होते हैं। अब यहाँ पर ये सारी चीजें लिख गई है, जितना सब कुछ लिखा है, क्या सबको जरूरी है पढ़ना, नहीं। आप नोट्स बना लीजिए, लेकिन याद सबको नहीं करना है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बताऊंगी, आप इम्पोर्टेंट उसको कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर पूछा जाता है,
क्या पूछा जाता है आपसे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे मैं बात करूं 61 प्रोमीथियम की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये होता है बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो, ठीक। इसी में केवल क्या है, यही एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये बात याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है ये होता है ल्यूटेशियम। कौन होता है? ल्यूटेशियम इंपॉर्टेंट होता है, सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरीके से पूछा जाएगा। फिर होता है 64 ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपसे क्या पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन सब का पूछा जाएगा। बाकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है क्या करने की, इन सब चीजों को याद रखने की। अब क्या करेंगे, इन सभी चीजों को नोट्स बनाएंगे, लेकिन हाँ जिस जिस चीज को बोला जा रहा है कि बहुत जरूरी है उसको याद कर लीजिएगा। एक इधर याद कर लीजिएगा लेंथेनम का और सीरियम का, ये दोनों क्या करिएगा याद कर लीजिएगा। ये सब जो पूछे जाते हैं, मतलब आपको इन सब में से कम 4-5 है जो ऐसे जिनको बारे में याद रखिएगा। 61 को तो जरूर याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पूछ लिया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन है रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसमें 4D में, सॉरी फ्लोरेट में, तो आप क्या बोलोगे? प्रोमीथियम है, पीएम, ठीक। कौन है? पीएम है, ये याद रखिएगा। अब इसके अलावा हम लोग कुछ इसके और भी टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो हमारे लिए जरूरी है जानना। तो कौन कौन सा टॉपिक है जो जरूरी है जानना, तो आप इसमें लिखेंगे कि फोरेफ श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक। इसी के बाद हम लिखवा रहे हैं, आप लिखते चलिएगा। तो लिखेंगे फोरेफ श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप नोट्स में इसी के बाद लिखते चलिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ये पूछा जाता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये 1 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या होता है। तो होता क्या है, एक्सई क्या है? जेनॉन है, जिसका क्या होता है परमाणु क्रमांक कितना होता है? 54 होता है। कितना होता है? 54 होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे बोला जाएगा 4f, जेनान के बाद 4f, 0 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 0 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फिर इसके बाद आता है 5d। 5d में बेटा 0 से लेकर 1 तक होंगे। कौन होगा? या तो 0 होगा या तो 1 होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे 6s2 आता है, 6s2 आता है, ये होता है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इन सभी चीजों को याद रखते चलिएगा। अगर आपसे ये फॉर्मूले के तौर पे पूछ दे तो कैसा होगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे, ये जेनान तो लिखेंगे ही, अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी समझते चलिएगा। तो यहाँ पर हो जाता है n-2, क्या हो जाता है? n-2 हो जाता है f 0 से लेकर 14 तक, ठीक। फिर उसके बाद क्या रहेगा? फिर उसके बाद रहेगा आपका n-1, n-1 में d होगा, ठीक। एक या सॉरी 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर उसके बाद होता है ns2 होता है, जो कि कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य क्या होता है, तो आप यही बोलोगे। अब ये 2-1 का क्या मतलब है, आप जरूरी देखिएगा हमेशा। n की वैल्यू देखो 6 आया, तो हमने इस वाले में रखा, तो अगर 6 में से माइनस करेंगे कितना? 1, तो 5 आएगा। और अगर यहाँ पे 6 रखेंगे n की वैल्यू, तो क्या आएगा? इसमें 2 करेंगे माइनस, तो कितना आएगा? 4। अगर मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं, क्या मान रहे हैं? n की वैल्यू अगर हम लोग 6 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? 6। तो अगर हम लोग इस वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं तो क्या आएगा? 6 - 2 कितना आ जाएगा? 4 आएगा कि नहीं, बोलो यस। तो फिर उसी प्रकार से अगर हम लोग इस वाले फॉर्मूले में रखे n-1 वाले में, तो 6 - 1 आएगा, तो हमारे पास कितना आएगा? 5 आएगा। ये वही चीज को बोल रहा है, ठीक। कल को कुछ और भी हो सकता है, आप परेशान नहीं रहिएगा, बस इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होता है। n का मान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इतनी बातें हो गई। तो ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। फिर इसका अस्थाई क्या होता है? देखो हम लोग डी वाला ब्लॉक में सब कुछ पढ़े थे, रंगीन आयन, अस्थाई अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ये सारी चीजें हम लोग जान रहे थे। तो ये सब कैसे होता है, कहाँ से आ रहा है। अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ये किस पे अस्थायित्व होंगे, या फिर लिख लीजिए अस्थायित्व किस पे होंगे। आप लिखोगे कि F0, ठीक, F0, F7 एंड F14, ये इतने पे क्या होंगे? अस्थायित्व होंगे। सबसे ज्यादा लिख लीजिएगा, सबसे ज्यादा अस्थाई होते हैं। अगर आपसे पूछे कि F ब्लॉक में कौन कौन अस्थाई होते हैं,
तो कौन होता है F0, F7, F14, इस पे 0 होता था। अगर डी ब्लॉक के पूछे तो आपको पता है D0, D5 एंड D10। ठीक, इन पे ये क्या होंगे, अस्थाई होते हैं। अगर मैं इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करूं, अगर हम इनके ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो आप बोलोगे कि F ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनका सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होता है। क्या होता है, +3। अगर लिखिएगा ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अवस्था, तो आप क्या लिखेंगे, इसका सामान्य ऑक्सीकरण तत्व कितना होता है, +3। तो आप लिखेंगे F ब्लॉक, अपने से कर लीजिएगा, लिखिएगा इनका इनका सामान्य सामान्य ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अवस्था अवस्था +3 होता है। ठीक, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस है, अगर आपसे पूछ लिए जाएंगे तो आपको छोड़ना नहीं है, ये सब चीजें आनी चाहिए, टफ तो नहीं है। ये याद रखिएगा कितना होता है, n-2, इस प्रकार से 2 होगा। हमेशा सिंपल सी बात रखिए, जहाँ पे n-2 आ जाए और f आ जाए तो यहाँ पे शुरू हो जाएगा, किसका होता है, यहाँ पे 4f श्रेणी का होता है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखिएगा लिथेनम के लिए। ठीक, और यहाँ पर क्या हो गया, ये फिर इसमें अस्थायित्व कौन हो गए, ये याद रखिए, और सामान्य इनका क्या होगा, +3 होगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम लोग पढ़ क्या रहे थे, ऑक्सीकरण अवस्था में। ऑक्सीकरण अवस्था की अगर हम लोग बात कर रहे थे, ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक, ऑक्सीकरण अवस्था की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग जान रहे थे कि सामान्य कितना होता है, +3 होता है। सामान्य कितना होता है, +3 होता है। लेकिन यह परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या भी दर्शाता है। यह क्या दर्शाता है, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या भी दर्शाता है। तो आप क्या लिखेंगे, यह यह परिवर्ती परिवर्ती ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण संख्या भी दर्शाता है। ठीक, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या भी अवस्था प्रदर्शित करता है या दर्शाता है, आप जिस प्रकार से चाहें ये लिख सकते हैं। दूसरा आप इसमें लिखोगे, आप लिखोगे कि ए ब्लॉक के तत्व को अंतः क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। आप ये लिखेंगे एफ ब्लॉक के तत्व को अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ठीक, क्यों कहा जाता है ऐसा, अगर हम लोग एफ ब्लॉक के तत्व को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं तो ऐसा क्यों कहते हैं, क्यों बोला जाता है, तो आप बोलोगे क्योंकि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, n-2f कक्षक होते हैं। आप लिखोगे, आप क्या लिखेंगे, क्योंकि इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, n-2f कक्षक में प्रवेश करते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। n-2 का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि ये 4 वाले में चल जा रहे हैं, 4f वाले में चल जा रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं तो आपको ये याद होगा कि अगर एक तरीके से हम लोग रिवीजन की तरह से समझे, तो रिवीजन की तरीके से हम लोग अगर समझे तो इसमें बोला जाएगा कि संक्रमण तत्व जो क्यों कहे जाते हैं, तो इसलिए कहा जाता है, ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य क्या होती है, तो +3 होता है। कितना होता है, +3 होता है। अगर हम बात करें इसमें कि रेडियो एक्टिव तत्व कौन होता है, तो कौन होता है, पीएम होता है। उसका नाम क्या है पूरा, उसका नाम क्या होता है, आप बोलिए, अब उसका नाम होता है प्रोमीथियम। क्या होता है, प्रोमीथियम। तो ये रिवीजन की तरफ है, छोटा छोटा चीजें जो टॉपिक हमारा क्लियर होते चल रहा है। फिर अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, अस्थायित्व की बात करें तो अस्थायित्व में भी हम लोग जान लिए थे, कौन होता है अस्थायित्व में,
F7 होता है और F14 होता है। ये सब क्या है? अस्थायित्व है। छोटी छोटी चीजों को याद रखिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं लेंथेनाइट संकुचन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, लेंथेनाइट संकुचन। ठीक, लेंथेनाइट संकुचन ये क्या होता है? अब देखो संकुचन का क्या मतलब होता है। संकुचन का मतलब सिकुड़ना या किसी चीज का छोटा होना। ठीक, संकुचन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का सिकुड़ जाना या फिर उसका छोटा होना, ही क्या कहलाता है? संकुचन। तो आप लिखेंगे मतलब जानने के लिए, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? सिकुड़ना, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं? छोटा होना। ठीक, तो किसका सिकुड़ना और किसका छोटा होना, सवाल यही उठ जा रहा है ना कि किसका सिकुड़ना होगा, किसका छोटा होना। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि इनमें क्या होता है। तो इनकी डिफिनीशन को अगर जब हम लोग लिखेंगे तो काफी चीजों को हम लोग समझ पाएंगे कि इसका कहना क्या चाह रहा है। ठीक, तो डिफिनीशन लिखिए। अब देखिए, लेंथेनाइट संकुचन का डिफिनीशन हो गया क्या? जब लेंथेनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक, ठीक, क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणुओं का आकार धीरे धीरे घटता है, जिसे लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक, वर्ग में या समूह में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु क्रमांक आकार क्या होने लगता है बेटा? धीरे धीरे बढ़ने लगता है। क्या होने लगता है? धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक, चलिए ऐसे लिखिए, धीरे धीरे ये बढ़ने लगता है। लेकिन जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक, जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं मतलब जब आवर्त में इधर से इधर जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होने लगता है? परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 होगा तो इधर 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाएगा, लेकिन उनका आकार क्या होने लगता है? घटने लगता है। इसका आकार ऐसा होगा तो इधर ऐसा 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 ऐसा, ये सब घटने लगता है आकार। इतनी तो बातें हम लोग 11th में पढ़े हैं, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो ये वही चीज बोल रहा है कि ये घटने लगता है, जिसे लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। तो ऐसा क्यों होने लगता है? तो यहाँ पर काम करने लगता है परिरक्षण प्रभाव। क्या काम करने लगता है? परिरक्षण प्रभाव, स्कैटरिंग इफेक्ट का काम करने लगता है, जिसे हम लोग शिल्डिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। कई सारे नाम हो सकते हैं। तो यहाँ पर यही चीज होता है। अब हम लोग ये रीजन जो मोस्ट होता है ये यहाँ से शुरू होता है, अंतः संक्रमण के कारण। अंतः संक्रमण के कारण तो हम लोग अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे थे तो हम जान रहे थे कि ये Zn होगा। ठीक, Zn होता है 4f में 0 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद कौन होता है? 5d, 0 या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 0 या तो 1। फिर 6 क्या होने लगता था? s में 2 होता है। कितना? तो हमारे पास कक्षक कितने हो गए? 6 हो गए। अंतिम कक्षक की अगर हम लोग बात करें तो 6 हो गया। तो जरा समझिएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये हमारा नाभिक हो गया। आप प्लस जानते हैं कि नाभिक प्लस हो गया। अब ये सारे क्या होंगे? कक्षक होंगे। तो ऐसे क्या करिए आप 6 कक्षक बनाइए। ठीक, ऐसे आप 6 कक्षक को बनाइए। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, ऐसे हमारे पास 6 कक्षक होंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास तो ऐसे 6 कक्षक तो हो गए। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से भरना शुरू किया जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इसी में रहते होंगे। अब देखो कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन उसमें भरे हुए हैं। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो 4f में मतलब ये कौन होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6, ऐसे भरे जाएंगे। तो 4f में बात कर रहा है, हम इधर भर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग 4f की बात करें तो 4f कहाँ है? यहाँ पर है। 4f में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, 4f की बात हो रही है। और 5 में 5 हमारा ये है, 5 में कितने होंगे? 0 से 1 होंगे। कितने होंगे? 0 से 1। 6 में हमारा अंतिम ये है 6, जिसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। अब बताइए कि इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा होगा? तो हम लोग बात करेंगे तो 4f में, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो यहीं पे इलेक्ट्रॉन क्या होने लगती है? अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने लगती है, तो यहाँ काम करने लगता है परिरक्षण प्रभाव। कौन काम करने लगता है इसमें? परिरक्षण प्रभाव काम करने लगता है। तो ये क्या करता है? जैसे ही परिरक्षण, अब हमेशा याद रखिएगा होता क्या है, हम लोग अभी पढ़े आकार यहाँ पे क्या होने लगता है? धीरे धीरे घटने लगता है ना। आकार जब धीरे धीरे घटने लगता है तो यहाँ पे
परमाणुओं की तो संख्या इसमें भरी जाती है। अगर हम लोग बात करें यहाँ से लेंथेनम से अगर हम लोग बात करें तो हमारा शुरू होता है ठीक सीरियम से के बाद अगर हम लोग बात करें तो एलयू तक। तो इसमें अगर हम लोग बात करें एफ वाले में तो इसमें एक होगा और यहाँ पर जाएगा 14 तक, यहाँ पे एक, यहाँ पे 14 तक जाएगा। तो होता क्या है, आकार इसका बड़ा होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 1 2 3 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे रहते हैं। तो कैसे होते हैं, जैसे हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं आयनिक आवेश, क्या पढ़ते हैं, आयनिक आवेश भी पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं। तो अगर हम लोग इसमें आयनिक आवेश की बात करें तो एस पी डी एफ की बात करें तो एस का ज्यादा होता है, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। अगर हम लोग आयनिक त्रिज्या की बात करें, सॉरी ऊर्जा स्तर की बात करते हैं तो ऊर्जा स्तर इसका कम होता है, ज्यादा होता है, ये सब 11th की चीजें ठीक। तो यहाँ पर इसका क्या होने लगता है, ज्यादा होता है। इसका जब फोर्स ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है। देखो जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ने शुरू होंगे, अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इसकी नाभिकीय ऊर्जा दुगना बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, दुगना। तो ये जब दुगना बढ़ेगा तो उतनी ही तेजी से अपनी तरफ इसको क्या करेगा, खींचेगा, और ये अपनी तरफ से खींचेगा तो ये जो होता है ना फुरे वाला, ये अपनी को क्या कर लेता है, ये इतना परिरक्षण प्रभाव बना लेता है, ये क्या कर लेता है, इतने को रोक ही नहीं पाता, अपने इलेक्ट्रॉन को ये ढक ही नहीं पाता, तो ये भी क्या होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, क्या होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। संकुचन यहीं से शुरू हो जाता है, ये चीजें याद रखिएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। क्या होने लगता है, परिरक्षण प्रभाव काम करने लगता है, ये बात याद रखिएगा। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है इसके बारे में लिख लीजिएगा। तो आप लिखेंगे परिरक्षण प्रभाव के कारण परिरक्षण प्रभाव के कारण नाभिकीय आवेश ठीक, हम ये बोले थे ना नाभिकीय आवेश काम करने लगेगा। तो नाभिकीय आवेश के आकार को धीरे धीरे नाभिकीय आवेश के आकार को धीरे धीरे घटाता है ठीक, घटाता है। ये क्यों काम करता है, परिरक्षण प्रभाव के कारण। जब परिरक्षण प्रभाव जब होता है तो ये क्या करने लगता है, नाभिकीय आवेश का आकार धीरे धीरे ये क्या करने लगता है, घटाने लगता है, इधर अपने इलेक्ट्रॉन को इसको खींचने लगता है, और ये क्या होने लगता है, धीरे धीरे इसकी तरफ नाभिक की तरफ खिंचाव आने लगता है। जब ये नाभिक की तरफ खिंचाव आने लगता है तो क्या करने लगते हैं, ये आकार इनका धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, संकुचन होने लगता है ठीक। यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है, पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन में पूछा गया है कारण बताइए कि एक्टेनाइड ठीक, कारण बताइए कि एक्टेनाइड संकुचन लेंथेनाइड संकुचन से अधिक होता है क्यों। तो ये बात ये होती है कि एक्टेनाइड का जो संकुचन होता है उसमें परिरक्षण प्रभाव क्या करने लगता है, लेंथेनाइड से ज्यादा काम करता है। क्या करता है, लेंथेनाइड से ज्यादा काम करता है, इसलिए यहाँ पे क्या होने लगता है, संकुचन ज्यादा होता है। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे एक्टेनाइड में परिरक्षण प्रभाव लेंथेनाइड के अपेक्षाकृत ज्यादा होता है ठीक, ज्यादा होता है, जिसके कारण एक्टेनाइड का संकुचन तेजी से होता है ठीक। जब ये तेजी से संकुचित हो जाए, सॉरी जब इसमें परिरक्षण प्रभाव ज्यादा काम करने लगेगा तो क्या होगा, ये बहुत जल्दी से सिकुड़ने लगेगा, क्या करने लगेगा, बहुत जल्दी से ये सिकुड़ने लगेगा। इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, आप जो पढ़े रहते हो उसी को बार बार प्रैक्टिस करो, पढ़ो,
चीज़ें बहुत आसान तरीके से समझ में आने लगेंगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, थैंक यू।